आज के इस डिस्कशन में आई विल टॉक अबाउट अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। अगर इंडियन प्रिजन में एक टाइम पे 100 लोग हैं तो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स उनमें से 76 हैं। सो दिस इज़ द नंबर एंड दिस नंबर कम्स फ्रॉम द 2020 रिपोर्ट ऑफ NCRB, जिसका काम है सारे प्रिजन्स के डाटा कंपाइल करना वगैरह। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि इंडिया में 76% प्रिजनर्स आर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। अब अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं कौन और उनका जेल में होना बहुत ज़्यादा बुरा क्यों है? अंडर ट्रायल प्रिजनर्स वो प्रिजनर्स हैं जिनकी गिल्ट आज तक साबित नहीं हुई है, यानी कि हमें ये पता नहीं है कि उन पे जो एलिगेशंस हैं वो सही हैं गलत हैं। जो उन पे ट्रायल होना चाहिए था वो ट्रायल आज तक पूरा नहीं हुआ है, ट्रायल चल रहा है और ट्रायल के दौरान वो लोग जेल में रहते हैं। सो दिस इज़ द वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर। ऐसे लोग इंडियन प्रिजन में प्रिडोमिनेंटली हैं। 3/4 लोग भारत की जेलों में पाए जाने वाले लोग अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं। ग्लोबल एवरेज जो है वो इसका 34% है। हमारे यहाँ का जो एवरेज है वो 76% है। तो हमारे यहाँ जो सिचुएशन है वो काफ़ी ख़राब है और जब तक आप पे ट्रायल चल रहा है तब तक इस बात की तो गारंटी है नहीं है कि आपने वो क्राइम किया ही है। ट्रायल कैन गो ईदर वे, ईदर यू विल बी प्रूव्ड इनोसेंट और गिल्टी, or if the trial is going to remain inconclusive, the benefit of doubt is going to be given to the accused, so he will be pronounced innocent and will be let go। बट इस पूरी प्रोसेस में लोगों के सालों साल जेल में निकल जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को पे आने से पहले इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं, ये प्रॉब्लम है क्या। अब पूरा जो क्रिमिनल प्रोसीजर इस देश में वो गवर्न होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 से। ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 निकलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हर इंसान को राइट देता है दैट यू हैव अ राइट टू रिमेन साइलेंट व्हेन यू आर अरेस्टेड, यू हैव अ राइट अगेंस्ट इनकार्सरेशन, यू हैव राइट अगेंस्ट ऑल काइंड ऑफ टॉर्चर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको मल्टीपल राइट्स देता है और उन राइट्स को ध्यान में रखते हुए एक पूरा प्रोसीजर बनता है। वो प्रोसीजर CRPC में है और उसके अकॉर्डिंग अगर आप पे कभी कोई ऑफेंस बनता है तो उस CRPC प्रोसीजर के तहत वो पूरी प्रक्रिया चलती है। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का ये है कि हम मान लें कि एक कोई छोटा सा ऑफेंस है जिसमें 3 साल की सज़ा होती है। थेफ्ट का ऑफेंस मानते हैं जिसके लिए सज़ा IPC में सेक्शन 379 में प्रोवाइड कर रखी है, 3 साल की सज़ा दे रखी है। तो अगर आप पे माना कि एक साड़ी के बैग को चोरी करने का आरोप है तो आपको पुलिस अरेस्ट करेगी। अरेस्ट करने के बाद आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा और अगर आपकी बेल नहीं होती है तो आपको जुडिशियल कस्टडी में या पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाएगा। जब तक आपका मुकदमा चलता है तो हो सकता है आप जेल में बने रहें अगर आपकी बेल ना हो। ये जिस व्यक्ति की बेल नहीं हो रही है और उस पर मुकदमा चला जा रहा है ये व्यक्ति ही अंडर ट्रायल प्रिजनर है। और इंडियन प्रिजन में प्रिडोमिनेंट जो पॉपुलेशन है वो इन्हीं लोगों की है। और ऐसा नहीं है कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं वो बहुत सीरियस ऑफेंडर्स हैं, बहुत बड़ी क्रिमिनल्स हैं कि इनको अगर छोड़ देंगे तो उनके खिलाफ कोई गवाही नहीं देगा, सोसाइटी में एनार्की फैल जाएगी। नो, दैट्स नॉट द केस। इनमें भी जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स में प्रिडोमिनेंट लोग हैं वो थेफ्ट जैसे ऑफेंसेस में बंद हैं, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं, यानी पहली बार इनको उठाया गया है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, दे रिमेन इन जेल। अब क्यूरियस सी बात ये है, पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यही होगा कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जेल में रह क्यों जाते हैं, इनकी जमानत क्यों नहीं हो जाती है। इनको अरेस्ट किया, इन पे मुकदमा बनाया, कोर्ट ने इनको जमानत दे दी, इन पे मुकदमा चलता रहे। अगर मुकदमा साबित हो जाए तो दे विल बी सेंट टू द जेल एंड दे विल सर्व देयर सेंटेंस। अगर मुकदमा साबित ना हो जाए दे विल वॉक फ्री। ये जो बिना मुकदमा साबित हुए जेल में रहने की बात है ये क्यों, ये बात कहाँ कैसे आ जाती है? ये बात आती है द बेल प्रोसीजर्स विच वी हैव। अब इंडिया में क्या है, 2 तरीके से लोगों की बेल होती है। एक तो रेगुलर बेल होती है जिसमें आप कई चीज़ें साइट करते हैं। वैसे इस्टेब्लिश लॉ तो ये है जो कहता है दैट बेल इज़ अ राइट, बेल इज़ द रूल एंड जेल इज़ एन एक्सेप्शन। यानी कि हर इंसान जिस पे कोई क्रिमिनल केस बनाए उसको बेल मिलनी है जब तक उस पर मुकदमा चले, और उसको जेल भेजा जाएगा एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस वो हैं जैसे कि कोई व्यक्ति है और उसके अंदर ऐसी कैपेसिटी है या उसके एंटीसीडेंट्स ऐसे हैं कि ही कैन थ्रेटन द विटनेसेस ऑफ द ट्रायल विच इज़ गोइंग टू टेक प्लेस। अगर कोई इंसान ऐसा है हु इज़ गोइंग टू फ्ली फ्रॉम द ट्रायल, अगर कोई इंसान ऐसा है कि जिस पे जो एलिगेशंस हैं वो इतने ग्रेव हैं
कि वो एलिगेशन सुनते ही लोग डर जाएं, ऐसे इंसान को बेल डिनाई होनी है, और बस ऐसे इंसान को ही बेल डिनाई होनी है। अदरवाइज एक इंसान पे अगर कुछ एलिगेशंस हैं तो उसको बेल पे छोड़ना है और बाकी मुकदमा चलाना है। इफ मुकदमा इज प्रूव्ड देन द पर्सन विल गो बिहाइंड द बार्स, अदरवाइज ही विल वॉक फ्री। दिस इज द लॉ। बट ऐसा हो नहीं रहा है, प्रिडोमिनेंटली ऐसा नहीं हो रहा है। अब दिक्कत कहाँ आती है? द वे बेल हैपन्स। अब सीआरपीसी जो ऑफेंसेस हैं उनको दो तरीके से बांटती है, बेलेबल, नॉन बेलेबल। कुछ ऑफेंसेस हैं जिनमें पुलिस ही आपको एक बॉन्ड भरा के छोड़ देती है, फिर आपको कोर्ट में जाकर पेशियां करनी होती है। कुछ ऑफेंसेस हैं जो सीरियस नेचर के हैं, उनमें पुलिस आपको नहीं छोड़ सकती है बॉन्ड पे, आपको पकड़ा मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में पेश करेगी और फिर मजिस्ट्रेट साहब डिसाइड करेंगे कि आपको करना क्या है। आपको पुलिस कस्टडी में जाना है, यानी पुलिस पूछताछ करेगी आपसे, या फिर आपको जुडिशियल कस्टडी में भेज दें, या फिर आपकी जमानत दे दें। तो यहाँ पे जमानत का जो मुद्दा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। बहुत से लीगल स्कॉलर्स हैं वो ये मानते हैं कि इंडिया में आज की डेट में जो जमानत है वो मिनी ट्रायल बन चुकी है। जमानत के टाइम पे बहुत लंबी चौड़ी सी बहस हो जाती है, लोग बात करते हैं कि भाई ये ऑफेंस है, ये इसका लाइकलीहुड क्या है कि इस बंदे ने किया है नहीं किया है, रादर देन डिस्कसिंग वेदर अ फेयर ट्रायल विल बी हेल्ड और नॉट। इस बात पे चर्चा होने लगती है कि भाई ये तो बेल प्रोसीडिंग्स की दिक्कत ये बन चुकी है कि डिस्कशन इस चीज़ के चारों तरफ ना घूमने की बजाय कि ये इस इंसान को अगर छोड़ दिया तो वेदर ही विल फ्ली फ्रॉम द जस्टिस और नॉट, वेदर ही विल थ्रेटन द विटनेसेस और नॉट। डिस्कशन यहाँ पे आ जाता है कि वेदर ही हैज़ कमिटेड दिस ऑफेंस और नॉट। इन द बेल प्रोसीडिंग्स अनफॉर्चुनेटली मिनी ट्रायल इज बीइंग कंडक्टेड, और उसका रिजल्ट ये होता है, इफ अ पर्सन हु इज़ पुअर, हु इज़ लाइकली नॉट टू हैव अ गुड लॉयर, he won't succeed in getting this bail, and this results in increasing number of under trial prisoners। ये सिचुएशन बन गई है। अब इस सिचुएशन से वे आउट क्या है? बिकॉज दिस सिचुएशन इज क्रिएटिंग क्योस। पहली बात तो जेल भरे पड़े हैं, जैसे तिहाड़ जेल ही है। तिहाड़ जेल में जो रहने की जगह है उससे कई गुना ज़्यादा लोग रह रहे हैं, उससे कई सारे इशूज़ होते हैं, जेलों में बीमारियां फैल जाती हैं। कोविड के टाइम पे a high powered committee had to be made which took all the care to release people from the Tihar because the contamination was very huge, these prisons are overpopulated। और सिर्फ कोविड की बात नहीं है, वहाँ और सारी दिक्कतें हैं, मतलब कई सारी बीमारियाँ फैलती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर 4 लोगों को रखने का है, 8 लोग रह रहे हैं, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो रखी है प्रिजन्स में। तो व्हाट इज़ द वे आउट? क्योंकि जो लोग प्रिजन्स में हमने भर रखे हैं दे डोंट डिजर्व टू बी देयर, उनकी तो गिल्ट एसर्टेन हुई नहीं है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि किसी को जेल ही ना भेजो, जेल उनको भेजो जो जेल जाने लायक हैं, जिन पे मुकदमे साबित हो जाएं। तो जिन पे मुकदमे साबित नहीं हुए हैं उनको जेल से बाहर लाने का तरीका क्या है? तरीका है डिफ़ॉल्ट बेल। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली डिफ़ॉल्ट बेल को लेके कोई बड़ी अवेयरनेस है नहीं है। नाउ हाउ टू गो अबाउट दिस डिफ़ॉल्ट बेल? व्हाट इज़ डिफ़ॉल्ट बेल? तो डिफ़ॉल्ट बेल एक बहुत बड़ा मैथमेटिकल फॉर्मूला है, 2-3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं, यू विल गेट द बेल। एक बहुत प्लेन लेवल पे डिफ़ॉल्ट बेल मिलती है आपको, सेक्शन 167 सीआरपीसी। क्या कहता है वो सेक्शन? वो सेक्शन ये कहता है कि अगर आपके केस में पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन पूरी ना कर पाए एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम में, देन यू आर एंटाइटल्ड टू अ गारंटीड बेल। कुछ ऑफेंसेस में जो लेस हीनियस हैं, 60 दिन में अगर पुलिस आपके खिलाफ चार्जशीट पेश ना कर पाए, यू आर एंटाइटल्ड टू बेल। हीनियस ऑफेंसेस लाइक मर्डर, अगर उसमें पुलिस 90 दिन में आपके खिलाफ चार्जशीट पेश ना कर पाए और आप जेल में रह जाएं, देन यू आर एंटाइटल्ड टू बेल। और जो ये एंटाइटलमेंट है दैट इज सर्टन। अगर आपकी एंटाइटलमेंट बन गई, आज आप अरेस्ट हुए और 90 दिन तक मर्डर केस में पुलिस ने अगर चार्जशीट फाइल नहीं की, मर्डर इज़ अ हीनियस ऑफेंस, सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम है। तो इस केस में अगर ऐसा कुछ क्राइम होता है तो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट दे गो अहेड एंड इन्वेस्टिगेट इट एंड गिव सम कंक्लूजन। अगर वो किसी कंक्लूजन पे 90 दिन पे नहीं आ पा रहे हैं तो देन इट शोज दैट दे आर नॉट सीरियस अबाउट देयर जॉब। तो उस कंडीशन में आपको जो बेल मिलनी है वो गारंटीड बेल है, दैट इज वन काइंड ऑफ डिफॉल्ट बेल। इस बेल का काफ़ी इस्तेमाल होता है, बट
द प्रॉब्लम इज दिस इज नॉट द ओनली काइंड ऑफ डिफॉल्ट बेल विच वी हैव इन द रूल बुक। ये एक तरीके की डिफॉल्ट बेल है 167 में। जो दूसरी इंपॉर्टेंट डिफॉल्ट बेल है दैट इज टू बी फाउंड इन सेक्शन 437(6) ऑफ CRPC। इट सेज दैट द इफ द ऑफेंस इज ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट, जिसका मतलब सिंपल ये है कि वो ऑफेंस बहुत सीरियस नहीं है, एंड इफ द एक्यूज्ड हैज रिमेन्ड इन द कस्टडी फॉर 60 days सिंस द मैटर हैज़ बीन केप्ट फॉर एविडेंस, उस कंडीशन में आप डिफ़ॉल्ट बेल के लिए इंटाइटल्ड हैं। ये बेल जो है ये 167 की बेल से थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए क्योंकि 167 में द राइट ऑफ द एक्यूज इज एब्सोल्यूट, बट इन 437(6) द राइट इज नॉट एब्सोल्यूट। यहाँ पे जुडिशियल डिस्क्रिशन है बट इट्स वेरी लिमिटेड। इफ द मजिस्ट्रेट इज डिनाइंग द बेल अंडर दिस स्पेसिफिक प्रोविजन देन द मजिस्ट्रेट वुड हैव टू रिकॉर्ड द रीजंस फॉर द सेम। तो इवेंचुअली दिस इज़ अ डिफ़ॉल्ट बेल और यहाँ पे बेल मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो छोटे ऑफेंसेस में बंद हैं उनके लिए ये डिफ़ॉल्ट बेल अगर एक्टिवेट की जाए तो उन्हें इसका बड़ा फ़ायदा मिल सकता है, और अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में 437(6) कैन बिकम अ ब्रह्मास्त्र। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्वर साबित हो सकता है। वी हैव दिस रूल इन द बुक, ऑल वी नीड टू डू इज़ टू यूज़ इट एंड क्रिएट सम अवेयरनेस अबाउट इट। ट्रायल कोर्ट लेवल पे नॉट ओनली एट द बार लेवल बट एट द बेंच लेवल ऑल्सो ये अवेयरनेस क्रिएट करनी है, और सुमोटो बेसिस में भी इसमें बेल ग्रांट की जाए तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है नहीं है। ऐसा नहीं है कि जुडिशरी ने कभी इस तरफ ध्यान देने की कोशिश नहीं की है। केरला हाई कोर्ट इन अ जजमेंट कॉल्ड इन री 122 प्रिजनर्स वर्सेस अननोन 2007 और 6 में इस एक सुमोटो प्रोसीडिंग में केरल हाई कोर्ट ने प्रेजेंट अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए काफ़ी सारे डायरेक्शंस दिए थे। उनमें से एक डायरेक्शन ये थी कि 437(6) को एक्टिवेट करना है। ये 437(6) हो गया। एक तीसरी डिफ़ॉल्ट बेल जो CRPC में आप देख सकते हो वो है 2005 से लाया गया एक प्रोविज़न दैट इज़ 436(a). ये भी बहुत अच्छा प्रोविज़न है बिकॉज इट सिंपली सेज कि किसी भी इंसान को अगर उसको 5 साल की सज़ा हो सकती है मैक्सिमम, उस पीरियड से ज़्यादा जेल में नहीं रखा जा सकता है। पहली एक बात ये कह देता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसे इंस्टांसेस थे जहाँ पे एक इंसान को 5 साल की सज़ा हो सकती है और उसको उससे ज़्यादा जेल में रखा गया था। तब जाके पार्लियामेंट को मजबूर होकर ये 2005 में CRPC में अमेंडमेंट लानी पड़ी 436(a) की। एक तो आप एक व्यक्ति को जितनी मैक्सिमम सज़ा मिल सकती है उससे ज़्यादा जेल में नहीं रख सकते हो, और दूसरा अगर उन्होंने आधा टाइम जेल में काट लिया है तो देन दे कैन बी कंसिडर्ड फॉर द बेल। जरूरी नहीं है बेल मिली जानी है बट दे कैन बी कंसिडर्ड फॉर द बेल, और अगर कोई बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रीजंस नहीं है देन दे मे बी रिलीज्ड ऑन द बेल। तो इफ़ वी सी कि हमारे पास अवेलेबल लॉ है, यूजुअली व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग इन दिस कंट्री, क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो, हमारे यहाँ जो ऑनलाइन फ्रॉड के केसेस हों, कुछ भी हो, इफ़ यू टॉक अबाउट एनीथिंग, एक बहुत ऑमनीबस सा रिप्लाई आता है लेट्स क्रिएट अ न्यू लॉ, और हम एक नया बैरेट लेके बैठ जाते हैं, बट दैट डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। कई बार हमारे पास प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। इन केसेस ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स वी ऑलरेडी हैव द सोल्यूशन। CRPC प्रोवाइड्स फॉर डिफॉल्ट बेल्स विच इज़ अ गारंटीड बेल व्हेन सर्टन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। वो क्या है? सेक्शन 167, सेक्शन 437(6), सेक्शन 436(a). इफ़ वी एक्टिवेट दैम, एक्टिवेट करने का सिंपल तरीका है, आप बार में अवेयरनेस फैलाएं, इसके कैंपेन करें, इसके सेमिनार ऑर्गेनाइज कराएं, बेंच में अवेयरनेस फैलाएं, लॉ स्टूडेंट्स में अवेयरनेस फैलाएं, प्रिजन अथॉरिटीज़ के साथ इसकी अवेयरनेस फैलाएं। एक कॉम्पैक्ट डाटा तैयार करें जहाँ पे लोगों के ऐसे नंबर दिख सकें, वो उस डाटा में आ सके सॉफ्टवेयर में। वी आर लिविंग इन द डिजिटल एज, आ सके कि भाई कौन कौन लोग डिफ़ॉल्ट बेल के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, और इफ़ वी कैन डू समथिंग अबाउट इट तो काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये एक मसला है। दूसरा अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का मसला ये है, कई बार उनके पास बेल होती है, दे हैव द बेल ऑर्डर, बट दे डोंट हैव एनीवन टू स्टैंड फॉर देम। क्योंकि बेल ऑर्डर होने के बाद और जेल से निकलने के बीच में देयर इज समथिंग कॉल्ड श्योरिटी बॉन्ड, देयर इज समथिंग कॉल्ड सिक्योरिटी बॉन्ड, देयर इज समथिंग कॉल्ड पर्सनल बॉन्ड। ये जो बॉन्ड का इशू है ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है एक गरीब आदमी के लिए जो लंबे वक्त से जेल में, उनका सोसाइटी से पूरा रिलेशन टूट जाता है। कोई इंसान उनके लिए सिक्योरिटी बनने को तैयार नहीं होता है।
वो बॉन्ड नहीं दे पाते हैं और वो सालों साल फिर जेल में पड़े रहते हैं डिस्पाइट हैविंग अ बेल ऑर्डर। ऐसे लोगों के लिए हमें थोड़े डायरेक्शंस हायर जुडिशरी से चाहिए हैं, जो ये कहें कि अगर एक इंसान 30 दिन के बाद जेल से नहीं निकल पा रहा है डिस्पाइट हैविंग अ बेल ऑर्डर, दैट पर्सन मे बी डीम्ड पुअर, आइसोलेटेड, उसको पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ा जाए एक पुलिस वेरिफिकेशन के बाद। इफ़ वी डू ऑल दैट, अगर हम ये बेल बॉन्ड, श्योरिटी बॉन्ड के ये रिफॉर्म ले आएँ, अगर हम डिफ़ॉल्ट बेल को एक्टिवेट करें, तो समवेयर डाउन द लाइन वी कैन सॉल्व दिस ह्यूमन राइट्स इशू, वी कैन सॉल्व दिस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। लोग बिना किसी मसले में अपराधी घोषित किए सालों साल जेल में पड़े रहते हैं, सड़ते रहते हैं, और उससे जेल में बहुत अव्यवस्था फैलती है। इस पूरी समस्या का समाधान हमारे पास है और हमें ज़रूरत है कि हम थोड़े अच्छे कदम लेके इस समस्या का समाधान करें। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मैं काफ़ी वक्त से लिखता पढ़ता रहा हूँ और मेरा भी ये मानना है कि द एज वी आर लिविंग इन, यहाँ पे हर चीज़ लोग वीडियो के थ्रू देखना चाहते हैं। तो मेरा ये एफर्ट है, अगर ये वीडियो सबको पसंद आता है, एक अच्छी चर्चा हो सकती है, तो जो मुद्दे मेरे दिल के करीब हैं मैं उन पे आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा। उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। अगर आपको इस चर्चा में कुछ कमी या त्रुटि दिखी हो, यू कैन ऑलवेज लेट मी नो on my given details. Thank you very much.